नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक कॉलेज में। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं PHIC 134 का और चैप्टर नंबर 3 या यूनिट 3 कह सकते हो आप। और ये हम लोग अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1707 से लेकर 1950 तक का डिस्कशन होगा इसमें। ठीक, तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ एक टॉपिक्स देखेंगे, जैसे बंगाल के बारे में मेनली यहाँ पे है ना, कि बंगाल बिफोर ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, बंगाल द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, कैसे ब्रिटिश जीतते हैं बंगाल को, है ना। फिर वहाँ क्या क्या पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं और ब्रिटिश की क्या सिग्निफिकेंस रही ब्रिटिश सर्विस की, ये सारा हम इस बार चैप्टर में देखेंगे। ठीक, तो आप जानते हो इस पीरियड में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, है ना। 1757 से लेकर 1765 के बीच में, मेनली इस चैप्टर में हम लोग यही तक का टॉपिक कवर कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो बड़ी लड़ाइयाँ होती है इस दोनों दौरान, है ना। 1757 में आपका बैटल ऑफ प्लासी होती है और 1764 में आपकी बैटल ऑफ बक्सर होती है। दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी हिस्ट्री में रहे हैं, जिन्होंने बिल्कुल कोर्स बदल दिया हमारे इतिहास का, है ना। और एक जो सिंपल सी कंपनी थी, ट्रेडिंग करने के लिए आई थी, वो यहाँ पे राज करने लग जाती है। ब्रिटिश बंगाल बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, तो क्या चल रहा था वहाँ पे बंगाल में इनके आने से पहले। अब देखो, बंगाल हमेशा से बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस था, है ना। और जब यूरोपियंस यहाँ आए, यूरोपियंस मतलब वहाँ पे सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं थे, फ्रेंच भी थे, डच भी थे, पुर्तगाली भी थे। ये लोग भी यहाँ पे अपना अपना फैक्ट्रीज खोल के बैठे हुए थे बंगाल के एरिया में। अब बंगाल आज के डेट में सिर्फ वेस्ट बंगाल नहीं, आपका पूरा जो बांग्लादेश है ना, वो पूरा बंगाल के अंडर आता था, है ना? ये आपको दिमाग में रखना है। तो 17वीं सेंचुरी में जब ये लोग वहाँ पे आए थे, ट्रेडिंग वगैरह करते थे, तो उस समय बहुत ही प्रॉस्पेरस था बंगाल, बहुत ज़्यादा। और एक फ्रेंच ट्रैवलर था, फ्रांकोइस बर्नियर, उसने तो ये तक कह दिया था कि इतना रिच है ये कंट्री कि यहाँ पे आने के तो कई सारे गेट हैं, लेकिन जाने का कोई गेट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ इन्वेस्टमेंट तो बहुत आ सकती है, पर यहाँ से इन्वेस्टमेंट जाती नहीं है बाहर, है ना। पैसा बाहर नहीं जाता है, पैसा सिर्फ आता ही है यहाँ पे। अब आप ये देख लो कि जो ब्रिटिशर्स इंडिया से गुड्स भेजते थे, है ना, एक्सपोर्ट करते थे, उसका 60% तो सिर्फ और सिर्फ बंगाल से आता था 18वीं सेंचुरी में। आप सोच के देखो। तो ब्रिटिशर्स बड़े अच्छे से समझ गए थे कि हाँ भाई, जो कमर्शियल पोटेंशियल है बंगाल का, वो बहुत रिच है। अब ब्रिटिशर्स जो है बंगाल में 1630s के अराउंड से ही टच में थे। उन्होंने 1633 में बालासोर में अपना उड़ीसा में खोला था। उड़ीसा भी उस जमाने में बंगाल के अंदर ही आता था, ठीक है। फिर उन्होंने धीरे धीरे हुगली में खोला, कासिम बाजार, पटना, फिर ढाका में खोला। 1690 आते आते उन्होंने 3 गांव, जो कि सुता नदी, कलकत्ता और गोविंदपुर का था, उन तीनों की जमींदारी का राइट्स खरीदा वहाँ के लोकल राजा से, है ना। और उसके बाद फिर क्या होता है, इन्हीं तीनों को मिलाकर के उन्होंने कलकत्ता बनाया, कलकत्ता शहर बनाया। उस जमाने में ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में इन्वेस्टमेंट लगभग लगभग कितना करते थे बंगाल में, 1.5 लाख पाउंड का इन्वेस्टमेंट था उनका 1680 में। फिर उन्होंने क्या किया कि जो उस जमाने में मुगल एम्पायर थे, उनसे उन्होंने कुछ एक राइट्स खरीद लिए। हाँ, बंगाल में फ्री ट्रेडिंग का राइट खरीद लिया, है ना। कितने में? 3,000 रुपए में, खाली एनुअली देने के लिए। सिर्फ 3,000 रुपए एनुअली देकर के उन्होंने फ्री ट्रेड इन बंगाल का ले लिया। ठीक, 3,000 पाउंड किसके बराबर थे? 350 पाउंड के बराबर थे उस जमाने में। आज भी लगभग लगभग वही 100 का रेशियो है। व्हेन द कंपनी पेड द मुगल एम्पायर, हाँ, वो 350 पाउंड इंडिया में मुगल एम्पायर को देते थे, है ना। किस लिए? कि कलकत्ता के एरिया में वो फ्री, बंगाल के एरिया में फ्री ट्रेड कर सके। उसके बदले में वो कमाते कितना थे यहाँ से एक्सपोर्ट करके? 50,000 पाउंड कमाते थे एक साल में। ठीक है। और देखो, जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे ना उस जमाने में, जो उस एरिया के गवर्नर थे बंगाल का, मुगल के अंडर में, वो नहीं चाहता था कि कंपनी को ये सब चीजें
फ्री ट्रेडिंग का राइट दिया जाए। इससे क्या हो रहा था भाई, जो उनका रेवेन्यू आता था वो घट जाता था, टैक्स देते नहीं थे। अब इससे ना प्रोविंशियल जो लोग थे, प्रोविंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, उनके बीच और अंग्रेजों के बीच में धीरे धीरे तनातनी इन बातों को लेकर के होने लग गई, है ना। अब उस जमाने में मुर्शिद कुली खान ने अपना नया नया एस्टेब्लिश की थी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बंगाल पे, और वो बिल्कुल भी फेवर में नहीं था कि कंपनी को ऐसा कोई राइट दिया जाए, क्योंकि इससे ट्रेजरी को बहुत नुकसान होता था। तो सीधा सीधा ब्रिटिशर्स और उनके जो मुर्शिद कुली खां था, इन दोनों के बीच में सीधी सी बात है भाई, टक्कर होगी, है ना। जब मुर्शिद कुली खान नया नया पावर में आता है तो उस सब जमाने में उसकी अपनी कुछ एक प्रॉब्लम चल रही थी। जैसे नवाब ने जब गद्दी पे बैठा, है ना, कंट्रोल लिया, इंडिपेंडेंट चार्ज लिया मुगल से दूर रह करके, तो उस समय क्या था कि उसके कई सारे लोकल फैक्शंस थे, पावरफुल फैक्शंस थे लोकल एरिस्टोक्रेसी की, वो अ, उनके ऊपर डिपेंडेंट था, है ना, उनका सपोर्ट चाहिए था उसको। उसको हिंदू मुतासिद के पे कंट्रोल सपोर्ट चाहिए था, जो कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। बड़े बड़े जमींदारों का भी सपोर्ट चाहिए था उसको, नहीं तो वो कैसे ट्रेजरी को मेंटेन करता। साथ में उसको क्या चाहिए था, ट्रेजरी को भी मेंटेन करते थे बड़े जमींदार, और साथ में जरूरत पड़ने पे मिलिट्री भी प्रोवाइड करते थे, है ना। फिर आपका आता है कुछ एक बड़े बड़े बैंकर्स थे, साहूकार लोग थे, जैसे जगत सेठ थे, है ना, वो लार्जेस्ट बैंक फाइनेंशियल हाउस माना जाता था बंगाल का, उनकी भी जरूरत थी उसको। तो उसको क्या करना पड़ता था, इन सबका सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ती थी नए नए नवाब को। और इन सब में होता क्या था कि जो कॉमन पीपल था ना, उसकी उसको कोई उसका दुख दर्द नहीं समझता था। जमींदार क्या करते थे, जब रेट वेट बढ़ा देते थे टैक्सेस का, तो उनकी कोई नहीं सुनता था, लोग एडमिनिस्ट्रेशन देखता ही नहीं था। जो नवाब वगैरह था ना, उन्होंने कभी भी लोगों को इन्वॉल्व ही नहीं किया, वो उनसे दूर ही रहते थे। ठीक। अब ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल का टॉपिक हम देखते हैं, 1757 से लेकर 65 तक। अब ये 7-8 साल का जो पीरियड है ना, 57 से 65 का, इसमें 3 नवाब आते हैं, सिराजुद्दौला, मीर जाफर और कासिम। ठीक है। ये तीनों कहीं ना कहीं अंग्रेजों के किसी का कोई अंग्रेजों के साथ होगा, कोई अंग्रेजों के खिलाफ है। ठीक है, बस यही चलता रहा। सबसे पहले सिराजुद्दौला का देखते हैं, सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स का क्या रिश्ता था। जब अलीवर्दी खां की डेथ होती है तो नवाब ऑफ बंगाल कौन बनता है, सिराजुद्दौला बनता है। कब बनता है, 1756 में। ठीक है। अब इसके इमीडिएट अपोज कौन करता है, इसकी आंट घसीटी बेगम और उसका कजन शौकत जंग, ठीक है, जो कि पूर्णिया गवर्नर थे ये लोग। फिर कुछ एक डोमिनेंट ग्रुप थे कोर्ट में, नवाब के कोर्ट में, जैसे जगत सेठ, उम्मीद चंद, राज बल्लभ, राय दुर्लभ, मीर जाफर। ये लोग भी कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में ही थे। ठीक है। इन इंटरनल्स के अलावा भी उनका पंगा चल रहा था, किनके साथ, अंग्रेजों के साथ। क्योंकि अंग्रेजों की जो कमर्शियल एक्टिविटी थी वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं क्या कर रही थी, जो नवाब का ट्रेजरी थे उसको नुकसान पहुंचा रही थी वो। कुछ एक पॉइंट्स जो है नवाब के बीच और अंग्रेजों के बीच डिफरेंसेस का, वो हम देखें। अंग्रेजों ने क्या किया, कलकत्ता का जो फोर्ट था उसका पूरा, कलकत्ता को पूरा फोर्टिफिकेशन कर दिया। ठीक है। और इसके लिए उसने नवाब से परमिशन भी ले ली। फिर क्या था, फ्री ट्रेड का प्रिविलेजेस दिया गया था कंपनी को, लेकिन जो कंपनी के ऑफिसर्स थे वो अपना प्राइवेट ट्रेड भी चला रहे थे उसको यूज करके। ठीक। फिर इंग्लिश कंपनी ने ना कृष्णा दास को, जो कि राज बल्लभ का बेटा था, उसको भी अपना यहाँ पनाह दे दी। और वो क्या किया था, उसने बहुत सारा ट्रेजरी लेके भाग गया था नवाब के अगेंस्ट। ठीक है। तो ये कुछ एक रीजन थे जिसके वजह से अंग्रेजों के और सिराजुद्दौला के बीच में एक मतभेद बना हुआ था। फिर कंपनी के जो कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, कंपनी कौन, ब्रिटिश कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, उनको ये भी शक रहता था कि ये ना कहीं सिराजुद्दौला कहीं ना कहीं फ्रेंच के साथ मिल करके हमें यहाँ से हटाना चाहता है। तो और हुआ इसका उल्टा, सिराजुद्दौला ने एक दिन क्या किया, कलकत्ता के फोर्ट पे अटैक कर दिया। उसको ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहते हैं,
खैर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, है ना। तो उस ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद क्या होता है, जो बंगाल का कमांडर था, है ना, रॉबर्ट क्लाइव, वो वहां से आता है कलकत्ता और ब्रिटिशर्स को काफी मजबूत बना देता है वहां पे आकर के, ठीक है। और उसने अलायंस किया किसके साथ, जो नवाब के अगेंस्ट थे लोग, उनके साथ उसने कॉन्स्पिरेसी बनाई, जैसे मिर्जाफर वगैरह के साथ, और भी बहुत सारे लोग थे, बट इतना डिटेल में यहाँ पे नहीं मेंशन है, तो मैं भी नहीं जा रहा हूँ उस डिटेल में। तो मिर्जाफर वगैरह के साथ इसने क्या किया, कॉन्स्पिरेसी की रॉबर्ट क्लाइव ने, और फिर हम सब जानते हैं बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार जाता है, ठीक। तो सिराजुद्दौला के हारने, बैटल में तो वो बाद में हारता है, लेकिन उसके वो पहले ही हार चुका होता है, क्योंकि जो उसके बड़े बड़े जो लड़ाई में जाने वाले जो उसके कमांड आर्मी के लोग थे, वो पहले ही अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, ठीक है। तो बाद में होता ही है कि कौन सिराजुद्दौला जब पकड़ा जाता है, तो मिर्जा जाफर के बेटे मीरान के कहने पे उसको मार दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है सिराजुद्दौला का, ठीक। इसके बाद आता है मिर्जाफर का अंग्रेजों के साथ, फिर मिर्जाफर बनता है, सिराजुद्दौला के बाद बनता है मिर्जाफर, गद्दी पे बैठता है। तो मिर्जाफर का अंग्रेजों के साथ कैसा रिलेशन है, जब मिर्जाफर गद्दी पे बैठता है तो उसने अंग्रेजों को बहुत सारे वादे कर रखे थे कि मैं खूब सारा पैसा दूंगा, देना ही पड़ा, है ना। लगभग लगभग उसने 17.5 लाख रुपए का उसने प्रेजेंट वगैरह कंपनसेशन वगैरह अंग्रेजों को दिया। इसके फेवर में उसने हाँ, ये सब दिया उसने, 17.5 लाख वगैरह, और भी बहुत कुछ दिया। और लेकिन उस जमाने में क्या था, ट्रेजरी खत्म होती जा रही थी, है ना, इतना पैसा अंग्रेज लूट रहे थे, तो ट्रेजरी खत्म होती जा रही थी। उस समय कैपिटल कहाँ थी, मुर्शिदाबाद में थी, ठीक है, आपको याद रखना है। उन दिनों कैपिटल कौन सी होती थी, मुर्शिदाबाद होती थी बंगाल की। तो मिर्जाफर जैसे ही गद्दी में बैठता तो उसने भी कुछ एक प्रॉब्लम फेस की, क्या थी, कुछ एक जो जमींदार थे, जैसे राजा राम सिंह मिदनापुर का, हिजर अली खान पूर्णिया का, उन लोगों ने इसको एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया, रूलर, ठीक है। फिर मिर्जाफर के जो सोल्जर्स थे, आर्मी थी, उनको रेगुलर सैलरी नहीं मिल पाती, क्यों, क्योंकि पैसा ही नहीं हो पाता था, तो वो सैलरी नहीं दे पाता था रेगुलर उनको। अब सैलरी अगर रेगुलर नहीं मिलेगी तो लोग गुस्से में रहेंगे, रिबेल कर देंगे कभी भी, है ना। ऊपर से उसको कुछ एक लोगों पे अपने डाउट भी था, जैसे रायदुल्लभ पे तो खास करके उसको डाउट था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि रायदुल्लभ जो है वो जमींदारों के साथ मिलकर के उसके खिलाफ बगावत करवा रहा है। लेकिन रायदुल्लभ पे वो हाथ इसलिए नहीं डाल सकता था क्योंकि रायदुल्लभ रॉबर्ट क्लाइव का खास आदमी था, ठीक है। फिर नवाब की फाइनेंशियल पोजीशन ऑब्वियसली वीक होनी ही थी, क्योंकि हार के बना है, और जो कंपनी है वो जो व्यापार करती है उसमें वो टैक्स नहीं भरते थे, तो इनका दिन पे दिन स्थिति तो खराब होनी थी। जो कॉमन मर्चेंट्स थे उनकी भी स्थिति खराब हो रही थी पैरेलली, लेकिन साथ में ट्रेजरी पे भी बहुत इफेक्ट आ रहा था इसका। तो मिर्जाफर एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया था इंग्लिश कंपनी पे, और अब कंपनी को भी यही होता था कि यार ये तो हमें दे ही नहीं पा रहा पैसा, उनको यही लगता था ये देना नहीं चाहता है, झूठ बोलता है हमें कि हमारे पास पैसा नहीं है। और अंग्रेजों को ये भी लगने लगा था कि ये मीर जाफर ना कहीं डच कंपनियों के साथ मिलकर के उनके खिलाफ साजिश रच रहा है। डच भी थे ना उस जमाने में, तो उनको लगता है डच के साथ मिल गया ये मीर जाफर। और अंग्रेज बढ़ाते रहते थे, पैसों की मांग बढ़ाते जाते थे, और वो मीर जाफर उन चीज़ों को नहीं दे पाता था, उनको पैसा दे ही नहीं पाता था। बाद में जब मीर जाफर के बेटा मीरान की डेथ होती है, तो एक बड़ा संकट उभर के आता है सक्सेशन का। जो मीर जाफर का पोता था, है ना, उसका और मीर कासिम, जो कि मीर जाफर का सन इन लॉ लगता था, इनके बीच में लड़ाई होती है। उन दिनों कलकत्ता का एक नया गवर्नर बन के आया था, वांसी टाट, है ना। वांसी टाट ने मीर कासिम का साथ लिया, ठीक, और उसने एक एग्रीमेंट कर लिया इनके साथ कि हाँ हम तुम्हें नवाब बना देंगे, तुम फिर हमें वही बात की, हमें पैसा वैसा देना। हुआ वही, मीर जाफर की आर्मी को रेगुलर पैसा मिलता नहीं था, रिबेलियन हो गया, तो मीर जाफर ने अपनी गद्दी छोड़ दी, ठीक है।
गद्दी छोड़ दी, तब अंग्रेजों ने मीर कासिम को बना दिया। ठीक है, अब मीर कासिम जब गद्दी पे बैठता है तो अंग्रेजों ने फिर पैसा मांगना चालू कर दिया। इस बार मीर कासिम ने क्या किया, उनको बर्दवान, मिदनापुर और चिरगांव के 3 डिस्ट्रिक्ट दे दिए कि हाँ तुम इनसे जो रेवेन्यू जनरेट होगा अपनी कंपनी उससे चलाओ। ठीक है, लेकिन मीर कासिम ने एक चालाकी की, उसने क्या किया, अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, बिहार। ठीक, ताकि अंग्रेजों के जो प्रभाव है उससे दूर रहो। और वहां जाकर के इसने क्या किया, अपने ब्यूरोक्रेसी वगैरह बदली, जो अपने आदमी थे बस उन्हीं को रखा, आर्मी को अपस्किल करने लग गया, है ना, हथियार वगैरह बनाने लग गया। ये कहीं ना कहीं तैयारी में लग गया था अंग्रेजों को खिलाफ में। इसकी भनक अंग्रेजों को भी लगने लग गई, खुफिया लोग थे ही उसके पास, अंग्रेजों के पास। तो कुछ टाइम बाद होना भी यही लग गया, कुछ लोग उनके खिलाफ भी होने लगे मीर कासिम के। जैसे कि बिहार का एक डिप्टी गवर्नर था राम नारायण, जब नवाब ने उसको बोला कि हाँ भाई तो हिसाब वगैरह मेरे सामने ला, तो वो सपोर्ट करने से मना करने लग जाता है, क्योंकि उसको कौन साथ दे रहा था, उसको साथ दे रहे थे पटना के इंग्लिश ऑफिशियल्स, वो एंटी नवाब भी थे पटना वाले। ठीक, ऊपर से कौन कर रहा था, दस्तक का गलत यूज, कंपनी का ऑफिशियल्स प्राइवेट ट्रेड में यूज करते थे उसको। अब जब वो प्राइवेट ट्रेड करते थे, गवर्नमेंट को तो लॉस हो ही रहा था, गवर्नमेंट उस जमाने में कौन थी, मतलब नवाब को तो लॉस हो ही रहा था। साथ में जो बेचारे लोकल मर्चेंट्स थे उनको अनइक्वल कंपटीशन हो रहा था, वो टैक्स भरते थे, ये टैक्स नहीं भरते थे, उनको महंगा बेचना पड़ता था, सस्ते में बेचते थे, तो बहुत नुकसान होता था। ऊपर से ये क्या करते थे, जो लोकल लोग थे उनको डरा धमका करके उनसे सस्ते में माल खरीदते थे, तो इसका भी इफेक्ट आता था, लोग कंप्लेंट करते थे। तो इन सब की कंप्लेंट मीर कासिम ने गवर्नर वेंसीटाट को की, लेकिन उसने भी अनसुना कर दिया। ठीक है, फिर वही हुआ जो मीर जाफर के केस में हुआ था, मीर कासिम ने भी धीरे धीरे जो था पैसा वैसा देना कम कर दिया, पैसा उसके पास खुद ही नहीं होता था, देता देता कहाँ से। तो अब अंग्रेज उसको भी धमका रहे होंगे कि हाँ भाई अब तेरे को भी गद्दी से हटा देंगे। तो मीर कासिम तो पहले से ही तैयारी में था, वो जानता था कि मेरे को कुछ तो करना है, सरेंडर करना नहीं चाहता था वो। तो उसने क्या किया, मुगल एम्पायर शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर एक उसने क्या किया, अपना एक संगठन बना लिया, पैक्ट बना लिया। और फिर हम देखते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर होती है, जिसमें कि इन तीनों की हार होती है और अंग्रेजों की जीत होती है, और अंग्रेज कहीं ना कहीं पूरा ईस्ट इंडिया पे कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही रखूं, या फिर मैं एक टॉपिक और ज़रा सा रह गया आफ्टर कासिम, तो वो भी कर लें कंप्लीट। चलो कर ही लेते हैं, आफ्टर मीर कासिम क्या हुआ भाई। जब मीर कासिम हार जाता है, खत्म हो जाता है ना, फिर मीर जाफर को फिर से एक बार गद्दी पे बिठाया जाता है। ठीक, और मिदनापुर, बर्दवान, चिलगांव तो उसके पास था ही, अंग्रेजों के पास। बट इस बार उसने बोला कि आपको फ्री ट्रेड तो करने, फ्री ट्रेड तो आप कर सकते हो बंगाल में, लेकिन आपको साल्ट पे 2% की ड्यूटी देनी पड़ेगी। अंग्रेज भी मान गए, लेकिन मीर जाफर की हेल्थ खराब थी, वो जल्दी मर गया। ठीक है, उसके बाद उसका बेटा, माइनर बेटा था निज़ामुद्दौला, उसको अपॉइंट किया जाता है। और रियल एडमिनिस्ट्रेशन एक नायब सूबेदार के पास होती थी, और उस नायब सूबेदार को अपॉइंट और हटा भी सकते थे कौन, अंग्रेज। 1764 में लड़ाई कौन सी हुई थी आपकी, बैटल ऑफ बक्सर। फिर 1765 में क्लाइव गवर्नर ऑफ बंगाल बन के आता है, कहाँ से, आपका लंदन से वापस आता है और गवर्नर बनता है। फिर उसने क्या किया, जो बंगाल की पूरा सुप्रीम अथॉरिटी बनाता है, वो ब्रिटिशर्स, बंगाल को अपना एक, बंगाल के ऊपर पूरी सुप्रीम अथॉरिटी बनाता है किसकी, ब्रिटिशर्स की, वो है ना, उसका अनफिनिश्ड टास्क था एक तरीके से। तो उसने क्या किया, 1765 में शाह आलम के साथ एक ट्रीटी लिखी। ठीक, और शाह आलम को इलाहाबाद और उसके एडजॉइनिंग टेरिटरी दी, और एम्पायर ने उनको फरमान दिया दीवानी राइट्स का, किसका, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का। और इस तरीके से जब उनको दीवानी राइट्स मिल गए तो उनके पास फाइनेंशियल राइट्स मिल गए, है ना, कंपनी को।
तो जो डिफेंस लॉ ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो तो नवाब के हैंड में थी, लेकिन जो मिलिट्री पावर थी, है ना, और लेकिन जो फाइनेंशियल पावर थी वो कौन ले लिए? आपके नवाब वगैरह। अब भाई पैसा ही नहीं होगा तो बाकी चीजें कहाँ से मेंटेन हो पाएगी? सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं बेल शासन भी चलाया, हम जानते ही हैं। और बंगाल की स्थिति इस तरीके से बहुत बिगड़ी उन दिनों। और जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ बंगाल के नवाब से लेकर ब्रिटिशर्स का, वो हमने पूरा कवर कर लिया है। हालांकि ज़्यादा डिटेल्स में दिया हुआ नहीं है यार, आपको भी लग रहा होगा क्या मैं बता रहा हूँ, उड़ता उड़ता ऊपर ऊपर का, लेकिन ऐसे ही दिया हुआ है अभी आपके बुक में। और आप इतना ही जाने तो काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए, है ना। और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो वो तो आप आगे भी पढ़ेंगे एमए हिस्ट्री में भी, या फिर अगर आप कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फिर तो आपको और भी डिटेल में पढ़ना पड़ता है, वो अलग बात है। बट फिलहाल आपके लिए इतना काफ़ी है ना, जो आपके बुक में दिया हुआ है, मोर देन इनफ है। मैंने कोशिश की है कि कुछ भी ना छोड़ूं, और आपके लिए अगर आप ये टॉपिक देख के ही जाते हो, इतना ही देख के जाते हो, तो आप आराम से एग्जाम में लिख के आ जाओगे। 1 से 2 बार सुन लो, मोर देन इनफ है। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।